हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है जेपी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, साथियों हमारे उत्तराखंड में अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में दोस्तों उत्तराखंड जो चिकित्सा विभाग है, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन आयोग है, जो बोर्ड है, जो उसके माध्यम से दोस्तों ये बहुत बड़ी भर्ती आई हुई है। और इस भर्ती में आप देखेंगे साथियों, तो 1455 पदों के लिए भर्ती आई हुई है। ठीक है, तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे कि क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगने, क्या इसकी एज होगी, जो भी कुछ इसमें विशेष विशेष जानकारी है, उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों नर्सिंग अधिकारी महिला और पुरुष के लिए 2023 के लिए भर्ती निकली हुई है ना। और ये चिकित्सा जो हमारा शिक्षा विभाग है, उसके विभाग के अंतर्गत ये रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगर इसकी और बातें करते हैं हम लोग दोस्तों, तो तो इसमें लिखा गया है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में नर्सिंग अधिकारी के रिक्त 1455 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विस्तृत विज्ञापन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके लिए 1455 पद आए हुए हैं मेरे साथियों। और देखते हैं आगे क्या बात करता है ये। और हम इसकी बात करें मेरे साथियों, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो विज्ञापन जो प्रकाशन तिथि है दोस्तों, वो ये 29 नवंबर को ये आ चुका है, बुधवार को। और इसका जो ऑनलाइन आवेदन है जो आपको करना है, ये आपका होगा 12 दिसंबर 2000। ठीक है, प्रारंभ जो होगा, अभी नहीं हुआ ये, अभी नोटिफिकेशन इसका जारी हुआ है। और ये 12 दिसंबर से इसके फॉर्म भरे जाने हैं मेरे साथियों। तो बहुत ही अच्छी ये खबर हमारे मेडिकल साथियों के लिए है, जो जिन्होंने नर्सिंग का डिप्लोमा लिया, बीएससी नर्सिंग कर दी है जिन्होंने, तो उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर है। और इसका जो अंतिम जो आवेदन की जो तिथि होगी मेरे साथियों, वो होगी 1 जनवरी 2024 को। ठीक है, और इसका जो आवेदन का जो शुल्क है, वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के आधार पर आप लोग 1 जनवरी 2024 को शाम को 5 बजे तक एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, चलिए और क्या क्या जानकारी है, तो पदों का अगर विवरण हम देखते हैं मेरे साथियों, तो इसमें विवरण दिया गया है कि चिकित्सा विभाग के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेजों स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में समूह गा के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारी महिला पुरुष डिप्लोमा धारक डिग्री धारक के पद हेतु रिक्तियों का कुल संख्या कितनी है? 1455 नर्सिंग अधिकारी महिला, है ना। नर्सिंग अधिकारी महिला डिप्लोमाधारी के लिए अगर हम देखें तो कितने हैं? 797 पद हैं। और नर्सिंग अधिकारी महिला डिग्री धारक के लिए आपका कितने हैं? ये दोस्तों ये टोटल तो 1400 पद हैं, 1455 पद हैं। अगर हम नर्सिंग अधिकारी महिला की बात करते हैं डिप्लोमा धारक की, तो उनके लिए है दोस्तों 797 पद हैं। ठीक है, नर्सिंग अधिकारी महिला की बात करते हैं जो डिग्री धारक है ना, डिप्लोमा के लिए तो 797, डिग्री धारक के लिए 666 पद हैं। नर्सिंग अधिकारी पुरुष डिप्लोमा धारक के लिए 200 पद हैं। और नर्सिंग अधिकारी पुरुष के लिए आपके 92 पद हैं। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर महिलाओं के लिए ज़्यादा पद दिए गए हैं, पुरुषों के लिए भी काफ़ी पद है 200, और ये आपके 92 पद काफ़ी होते हैं। ठीक है, ये दिए गए हैं। और अगर हम और बात करते हैं, अगर हम इसको सेक्शन वाइज डिवाइड करें मेरे साथियों, तो कैटेगराइज करते हैं, कैटेगरी के अनुसार इसको देखें, तो कैटेगरी के अनुसार आप देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ा पद है मेरे साथियों। ये लेवल 7 का ये पोस्ट है ना, लेवल 7 की ये पद है मेरे साथियों। अगर हम इसको सेक्शन वाइज डिवाइड करें, तो नर्सिंग अधिकारी महिला की बात करते हैं, जो डिप्लोमा जिन्होंने किया हुआ है, उनके लिए आपके ओपन के लिए आपके 201 पद हैं। ठीक है ना। और क्या कहते हैं, अगर हम पदों की संख्या की बात करते हैं, ये पद कोट है साथियों 201 है ना। अगर पदों की बात करते हैं तो हम जैसे हमने देखा ऊपर 797 पद इसके लिए हैं। अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो 162 पद इसमें देखने को मिलते हैं। ओबीसी की बात करते हैं साथियों तो 119 पद हैं। अनुसूचित जाति की बात, जनजाति की बात करते हैं तो एसटी की बात करते हैं तो 34 पद हैं। और आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो इतना है। और अनारक्षित जनरल कैटेगरी बात करें तो 403 पद है हमारे इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसीलिए तो डिग्री धारक की अगर हम बात करते हैं, तो डिग्री इसके लिए कोड जो साथियों आपका 202 कोड रहने वाला, जिनका डिग्री धारक है, तो कोड जब आप फॉर्म भरेंगे मेरे साथियों, तो कोड को विशेष तौर पे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो रिक्तियों की अगर हम बात करते हैं तो टोटल यहाँ पे 366 रिक्तियाँ हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 69 हो जाती है, और ओबीसी के लिए 51 हो जाती है, एसटी के लिए आपकी 14 हो जाती हैं, और कमज़ोर वालों के लिए आप ईडब्ल्यूएस के लिए, कमज़ोर वर्ग के लिए ये हो जाती है कितनी? 36। और जनरल कैटेगरी के लिए ये 196 हो जाती हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अगर हम देखें दोस्तों पुरुष के लिए बात, ये तो महिलाओं के लिए था। अब पुरुष साथियों की बात करें जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, लेवल 7 के पद है, ये बहुत अच्छा पोस्ट है मेरे साथियों। और ये अगर हम बात करते हैं तो इसका जो पुरुषों के लिए जो कोड है दोस्तों, वो है 203 डिप्लोमा वालों के लिए, है ना। पदों की बात करें टोटल 200 पद हैं, जिसमें 40 आपके एससी के लिए हो जाते हैं,
ठीक है। और 29 आपके ओबीसी के लिए हो जाते हैं, एसटी के लिए 8 पद हो जाते हैं, और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उनके लिए 20 पद, और टोटल ये अनारक्षित जो जो बच्चे हैं उनके लिए ये 103 पद हैं। ठीक है। अगर डिग्री धारक की बात करते हैं हम लोग, तो डिग्री धारक की बात करते हैं कोड 204 है मेरे साथियों। टोटल 92 पद हैं। एससी के लिए 17 पद हैं, ओबीसी के लिए 12 हैं, एसटी के लिए आपके 3 पद हैं, और आर्थिक रूप से कमज़ोर जो विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस में जो आते हैं उनके लिए 9 पद हैं, और जनरल कैटेगरी के लिए कितने हैं, 51 पद हैं। तो टोटल अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो टोटल ये 1455 पद हो जाते हैं। ठीक है। ये था दोस्तों पदों का विवरण, कैसे होना है, क्या होना है। ठीक है। बाकी आप ये भी देख सकते हैं, जब आप फॉर्म भरेंगे तो बाकी आप ये भी देख सकते हैं, तो बाकी हम ये भी देख सकते हैं, देखो साथियों। अब देखो, जैसे यहाँ तो हमने पूरी रीति से देखा कि भाई कौन से कैटेगरी में क्या पद है, और दूसरा यहाँ पर अनुसूचित जाति की कौन से वर्ग है, जो देखो जो स्वयं सेवक हैं, जो दिव्यांगजन हैं, जो पूर्व सैनिक जो हैं, और आर्थिक रूप से जो अनाथ बच्चे, उनके लिए भी सीटों को यहाँ पे अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। ठीक है। तो ये आप जब भर्ती देखेंगे तो उस समय आप लोग अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है। इसी रीति से महिलाओं के लिए जो डिग्री धारक है उनके लिए भी यहाँ पे ये कैटेगरीज वाइज जो आपके जो दिव्यांगजन हैं आपके, है ना, जो आश्रित हैं, या दिव्यांगजन हैं जो पूर्व सैनिक हैं, और अनाथ बच्चे जो, उनके लिए अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे पद आपको देखने को मिल रहे होंगे, है ना। चलिए और देखते हैं, पुरुषों के लिए भी वही हिसाब है यहाँ पे, है ना। जो स्वतंत्र सेनानी है, जो संग्राम सेनानी, जो आश्रित जो बच्चे हैं, है ना, जिन्होंने उत्तराखंड बनाने में जो हमारा विशेष योगदान दिया था, जिन परिवारों ने, उनके जो आश्रित बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे 2% सीट दी गई है। दिव्यांगों के लिए 4% सीट है, 5% पूर्व सैनिक के लिए, और अनाथ बच्चों के लिए 5% सीट है। प्रत्येक कैटेगरी में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे उसी तरह से आपका नर्सिंग अधिकारी पुरुष जो डिग्री धारक है उनके लिए भी यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है, पदों को यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। और विशेष बातें हम देखते हैं अगर साथियों, तो विशेष बात हमने देख ही लिया कि ये दोस्तों लेवल 7 का ये पोस्ट है। ठीक है। लेवल 7 का मतलब क्या है दोस्तों, ये 44,900 आपका बेसिक वेतन रहेगा। तो नियर आपका 60,000 इसका सैलरी रहेगा मेरे साथियों। नियर आपका 60,000, मतलब 55 टू 60,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। तो बहुत ही अच्छा पद है, बहुत ही अच्छा ये दोस्तों हमारे लिए ये फॉर्म आने वाला है। तो आप अगर आपने अगर बीएससी नर्सिंग किया हुआ है तो आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। ठीक है। बहुत ही अच्छा भविष्य होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं साथियों। तो शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए आपकी, ये विशेष तौर पे ये देखना हमको। शैक्षिक अर्हता क्या है मेरे साथियों, आप सभी जानते होंगे कि अभ्यर्थी के पास भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नर्सिंग में बीएससी ऑनर्स, या फिर भारतीय नर्सिंग परिषद के से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और संस्थान से बीएससी नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम, अथवा बीएससी नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनरल नर्सिंग, या फिर मिडवाइफरी या मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। पहली बात। दूसरी बात क्या है, उत्तराखंड उत्तराखंड भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद से बीएससी ऑनर्स, या फिर बीएससी नर्सिंग, अथवा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, या फिर जनरल नर्सिंग, या फिर वाइफरी या मनोरोग विज्ञान के रूप में पंजीकृत विज्ञान के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो। ठीक है। नंबर सी क्या है दोस्तों, योग्यता में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान हो, मतलब आपको हिंदी का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मतलब, है ना। तो हर किसी को हिंदी आती है, जो भी उत्तराखंड में रहने वाले व्यक्ति सबको हिंदी आती है। अब अधिमान अर्हताएं क्या है दोस्तों, अगर सभी में समानता हो जाती है, मतलब 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने समान एजुकेशन ले रखी है ना, और सब कुछ समान है, अब वो कैसे कट ऑफ बनाएंगे। तो कट ऑफ अधिमान्य लिया जाएगा साथियों। अगर आपने प्रादेशिक सेवा में 2 साल तक काम किया है, या एनसीसी में बी और सी प्रमाण पत्र है, तो इनको लिया जाएगा। जैसे 2 बच्चों में अगर गेम टाई हो जाता है, 2 बच्चों में गेम टाई हो जाता है,
अधिमान्य अर्हता का मतलब क्या होता है मेरे साथियों, अगर दो बच्चों में गेम टाई हो जाता है, सब कुछ सेम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में पहले तो एज देखी जाती है, एज भी मानव समान है, तो फिर अधिमान्य अर्हता भी वहाँ पे काउंट की जाती है। ठीक है, चलिए ये सब जानते होंगे आप, है ना। अब विशेष योग्यता क्या है मेरे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, योग्यता भी सब कुछ हो गया आपके पास, लेकिन फॉर्म भरने से पहले अभी साथियों इसका फॉर्म हमने देखा कि 12 तारीख से भरा जाना है, 12 दिसंबर से, तो अभी आपके पास समय है इस चीज़ का सुधार करने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये गलती कर दी तो आपका फॉर्म हो जाएगा रद्द। ठीक है, तो कृपया, बहुत ही अच्छा मौका है, इस सुनहरे मौके को खराब होने नहीं देना है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। बोला है कि अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड नर्सिंग या धात्री परिषद में ऑनलाइन आवेदन करने से पहले या फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक स्थायी स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, अनिवार्य है। मतलब आपका जो जो विभाग है दोस्तों, उसमें आपका जो ये आपका स्थायी पंजीकरण होना जरूरी है। जैसे हमारा जैसे अन्य भर्तियों में अगर हम देखते हैं तो जिला एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होता है, उसी तरह से आपका क्या होना चाहिए, जो धात्री परिषद होता है या फिर उत्तराखंड नर्सिंग जो डिपार्टमेंट है, वहाँ पर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपका डिग्री वगैरह सब चीज़ का। ठीक है, अगर ये नहीं है तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, यदि आगे बोला है, यदि देखो रेड रेड लाइन में किया हुआ भाइयों, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना आप लोग, यदि अभ्यर्थी का पंजीकरण आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध नवीनीकृत हो नहीं होगा, बात समझ रहे, तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जाएगा और NUID कार्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र पत्र नहीं होता है। ये भी ध्यान रखना दोस्तों है, ये क्या बोल रहे हैं, ये NUID कार्ड अगर आपके पास है तो वो प्रमाण पत्र वैध नहीं होता है। कि बात समझ में आई, कार्ड प्रमाण पत्र नहीं होता है। यदि अभ्यर्थी UNID कार्ड का अंकन करता है तो वह मान्य नहीं होगा। अर्थात आपको करना क्या है, मान्य, और क्या क्या मान्य नहीं है, उत्तराखंड नर्सिंग एवं धात्री परिषद में पंजीकरण करने हेतु आवेदन की रसीद भी मान्य नहीं। मतलब आपने वहाँ पे प्रमाण मान आपने अप्लाई कर दिया और वहाँ पे उसको वैध नहीं हुआ, वो है ना, अप्लाई नहीं हो पाया, वो फीस आपने काट दी और फीस की रसीद आप दिखाएंगे, लो जी मैंने तो किया हुआ, ये रसीद देखो जी, तो ये भी नहीं चलेगा। तो कहने का अर्थ तात्पर्य ये हुआ साथियों, आपका वैध वैलिडिटी युक्त आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही जरूरी है न उत्तराखंड नर्सिंग या धात्री परिषद में। ठीक है, इसको तुरंत कर लीजिए, आज ही कर लीजिए या कल कर लीजिए, जब भी आपको टाइम लगता है, 12 तारीख से पहले पहले या फिर फॉर्म भरने से पहले पहले आप इसको अप्लाई कर दीजिए। मैं तो कहूँगा कि फॉर्म भरने से पहले ही आप इसको अप्लाई कर लीजिए, क्या समय लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा, है ना। समय निकालिए और इसको जल्द से अप्लाई कीजिए। दूसरा दोस्तों, एज का क्या मानक है इसमें, एज का मानक क्या है मेरे साथियों, 1 जुलाई 2023 तक। ठीक है, आयु की गणना कहाँ होगी, 1 जुलाई 2023, 23 है, 20 है ना। और यदि अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब कम से कम 21 और 42 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए आपका एज ग्रुप। ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकेंगे। ठीक है और फिर अगर हम SC ST और OBC की बात करते हैं तो उनकी आयु में छूट दी जाती है। ठीक है, तो 5 साल की छूट आपको SC की कैटेगरी को दिया जाता है, 3 साल की छूट आपके OBC को दिया जाता है, यहाँ लिखा हुआ है देखो, एकदम आयु में छूट देखें, अगर हम लोग अगर अनुसूचित जाति के छात्र हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के छात्र हैं, तो अधिकतम 5 वर्ष की आयु में छूट अनुमान्य होगी। और दूसरी बात क्या है कि अगर आप स्वतंत्र सेनानी संग्रामी के आश्रित बच्चे हैं तो 7 आदेश 2005 के अनुसार आपको अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और अगर आप दिव्यांगजन हैं उत्तराखंड के, तो इसी अधिनियम के अनुसार 5-10 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब अगर आपकी एज 42 साल से ज़्यादा है तो आपको 10 वर्ष की छूट मानी जाएगी। इसका मतलब 52 साल तक जो विकलांग व्यक्ति है वो भर सकते हैं, या फिर जो 47 साल के हो चुके हैं OBC SC और ST के, तो वो भी इसको भर सकते हैं। इस तरह से आप समझ गए होंगे इसका क्या हिसाब किताब है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और देखो दोस्त, सिलेक्शन कैसे होगा। अच्छा, आरक्षण प्रमाण पत्र आप जानते होंगे, जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं SC ST OBC के जो भी प्रमाण पत्र हैं आपके, वो बना लीजिए साथियों। अगर आप देखो उत्तराखंड महिला हैं तो या स्वतंत्रता संग्रामी हैं, या उत्तराखंड के पूर्व सैनिक हैं, या उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चे हैं, या दिव्यांग व्यक्ति हैं, तो उनका प्रमाण पत्र भी आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, चलिए और देखते हैं और क्या विशेष सूचना इसके ऊपर दिखती है। इसका मेन तो आप वेट कर रहे होंगे कि भाई सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन दोस्तों वर्षवार होता है ये।
ठीक है। इसमें कोई रिटर्न नहीं होना आपका, ये बात ध्यान रखना आप लोग। इसमें किसी भी प्रकार का कोई रिटर्न नहीं है, सीधा सीधा आपके डॉक्यूमेंट के आधार पर ये सब कुछ भारतीय होना चाहिए आपको, है ना। चरित्र नाम सही होना चाहिए, वैवाहिक स्थिति जो भी होगा दोस्तों आपको उसमें लिखना है। अब देखो चयन प्रक्रिया देखते हैं यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट। चयन प्रक्रिया क्या है? चयन प्रक्रिया की हम बात करते हैं मेरे साथियों, तो यहाँ पे लिखा गया है चयन जो होगा वर्षवार योग्यता क्रम में जैसा अभ्यर्थी द्वारा डिग्री या डिप्लोमा में प्राप्त अंकों से प्रकट हो के आधार पर आरक्षण का लाभ देते हुए चयन किया जाएगा। मतलब इसमें कोई रिटर्न नहीं होना साथियों, आपका ईयर वाइज होना है, ये वर्षवार होना है इसको, ठीक है, वर्षवार। दूसरा हम देखें दोस्तों तो 2023 और 24 हेतु एक बार के लिए वर्षवार योग्यता क्रम में जैसा कि अभ्यर्थी द्वारा डिग्री या डिप्लोमा में प्राप्त अंकों से प्रकट हो के आधार पर आरक्षण का लाभ देते हुए चयन किया जाएगा, ठीक है मेरे साथियों। और देखिए और क्या विशेष सूचना है इसमें और देखिए क्या बोलता है। अगर हम देखें दोस्तों, अभ्यर्थी डिप्लोमा डिग्री में कुल प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर चयन सूची बनाई जाएगी, जो आपके परसेंटेज होंगे, मार्क्स, है ना। अभ्यर्थी के बारे में बात कर रहे हैं कि डिप्लोमा डिग्री धारक अभ्यर्थी महिला या पुरुष की योग्यता क्रम में जैसा डिग्री डिप्लोमा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो पृथक पृथक सूचियां तैयार करेगा, ठीक है, ये विशेष जानकारी। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो उनका नाम, अभ्यर्थी की आयु, उनकी जन्मतिथि पहले हो, उसका नाम पहले, मतलब जो मतलब जो एज में जो बड़ा होगा ना उसका सिलेक्शन हो। जैसे दो कैंडिडेट मार्क्स और परसेंटेज सब कुछ सेम है, ठीक है, तब किसको सिलेक्ट किया जाएगा? जिसकी एज अधिक होगी। बात समझ में आई? आगे देखिए, ये कंडीशन बताना चाह रही है ना, तो योग्यता क्रम में रखा जाएगा ना। सूची के नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक, किंतु 25% से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार तैयार की गई सूची केवल एक चयन 2023-24 के लिए ही मान्य होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? चयन का मानदंड वर्षवार योग्यता के क्रम में है, अतः आवेदन प्राप्त होने के पश्चात श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या में लगभग 1.5 गुना अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु बुलाया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा, है ना। कहने का मतलब क्या है? एक सीट पे आपको 1.5 गुना, लगभग 2 गुना मान के चलिए आप लोग। टोटल जैसे आपके पास 10 पद है तो 10 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा? 10 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा आपका? 15। तो 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25 लोगों पर, और 10 सीट पे 25 लोगों को बुलाया जाएगा। मतलब ये जो फॉर्म है मेरे साथियों, ये भरे जाएंगे आपके 12 दिसंबर से, ठीक है, मंगलवार पड़ेगा उस दिन, ठीक है। और अंतिम जो तिथि है मेरे साथियों 1 जनवरी 2024 शाम को 5 बजे, और फीस जमा करने की तिथि भी आपकी यही है। तो ये वो भर्ती है मेरे साथियों जिसमें किसी भी प्रकार का रिटर्न नहीं है, वर्षवार इसको होना है, ठीक है। बाकी फॉर्म भरने की प्रक्रिया आप सभी जानते हैं कैसे कैसे भरना है फॉर्म। मेन बात जो थी मेरे साथियों, तो एक और ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ लिखा गया कि अभ्यर्थी ध्यान दें कि उन्हें डिग्री या डिप्लोमा के कॉलम में उनके द्वारा कोर्स के सभी वर्ष सेमेस्टरों के अंकों का कुल योग अंकित किया जाना है। बात समझ में आई? ये ध्यान रखना आप लोगों ने। चलिए, और फोटो वगैरह जो भी आप फॉर्म भरेंगे वो देख लेना। बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्म की फीस की अगर बात करते हैं 300 रुपये आपके सामान्य वर्ग के कैंडिडेट के लिए है, ओबीसी के लिए 150 रुपये है, और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 150 रुपये है, ओबीसी के लिए 300 रुपये मेरे साथियों, अनुसूचित जाति के लिए 150, बाकी सभी कैटेगरी के 150 है, मतलब, है ना। चलिए अगला देखते हैं और क्या सूचना हमें इसमें इंपॉर्टेंट लगती है वो देखिए जरा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं दोस्तों, अगर आपने पंजीकरण नहीं करवाया हुआ है तो आप कृपया पंजीकरण करवा लें, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ यहाँ बोल रहा है हाई स्कूल के प्रमाण पत्र पर जो अंकित डेट ऑफ बर्थ है वही मान्य होगी। अन्य कोई, मतलब अन्य किसी भी डिग्री में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ और है तो वो मान्य नहीं होगी। मान्य होगी डेट ऑफ बर्थ कौन सी वाली? जो 10th के मार्कशीट पे है ना। चलिए आगे देखिए। तो बहुत ही अच्छा मौका है मेरे साथियों, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कृपया फॉर्म भरने से पहले किसी भी प्रकार की अगर डॉक्यूमेंट में कोई कमी बीसी है तो उसको फॉर्म भरने से पहले ही समाप्त कर लीजिए, मतलब उसे पूरा कर लीजिए, ताकि फॉर्म भरते समय हमारा जो है क्या हो, हमारा फॉर्म निरस्त ना हो। और ये दोस्तों अभिलेख सत्यापन जनवरी फरवरी में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। मतलब 1 जनवरी को डेट खत्म
तो ये तुरंत उसके बाद निकालेंगे, वो 15-20 दिन उनको लगेंगे छँटनी करने में, और ये जनवरी और फरवरी इसी दौरान में लगभग मान के चलिए फरवरी फर्स्ट वीक में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला बुला दिया जाएगा। मतलब जनवरी लास्ट वीक में इसका रिजल्ट लॉन्च हो जाएगा। तो कृपया ध्यान दें, इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट को पूरी रीति से तैयार कर लीजिए। तो ये था दोस्तों हमारी इन्फॉर्मेशन 1455 पदों पर आई हुई भर्ती के ऊपर। और बने रहिए हमारे साथ। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आगे कोई सूचना मिलती है तो हम इस पर आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।